नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज राजधानी नई दिल्ली के दौरे पर नवनिर्माणाधीन राजस्थान हाउस का किया विस्तृत निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उन्नति और आर्थिक समृद्धि का होगा सूत्रपात। 21 जिलों के लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता। 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। अब तक 29,308 अभ्यर्थियों के आवेदन हुए प्राप्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज राजधानी नई दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने वहां नवनिर्माणाधीन राजस्थान हाउस का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना पूरी होने पर राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित परियोजना पर तत्परता बरतते हुए पहल की गई है, जिसके बाद इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरी 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। लाभान्वित जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, व्याबर और केकड़ी शामिल है। ईआरसीपी परियोजना से राजस्थान में जल संसाधन विकास, कृषि क्षेत्र में उन्नति एवं आर्थिक समृद्धि का सूत्रपात होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर में खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कौशल विकास कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान में युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी कड़ी में श्री बैरवा ने देवतुल्य जनता की समस्याओं के निवारण के लिए आज राजकीय आवास 384 पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पधारे सम्मानित नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है, ताकि रोगियों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं अपने निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हो सके। साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रदेश में युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों को टाइमलाइन में पूरा करे। श्री खीवसर ने कहा कि राजकीय क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की दूसरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्य को गति दी जाए। इससे मेडिकल कॉलेज के संचालन एवं प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इनका निर्माण समय पर पूर्ण करने के साथ साथ क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। चिकित्सा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए इन पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्तियों को समयबद्ध रूप से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि सर्किल अधीक्षण अभियंता जिलों में डिस्कॉम्स के प्रतिनिधि है। श्री नागर बुधवार को विद्युत भवन में डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा की उपस्थिति में जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। कार्मिकों के सहयोग से राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे विकेंद्रित सौर ऊर्जा तथा फीडर सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नवाचार के रूप में अपनाए जा रहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लेकर निचले स्तर तक डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ संवाद करें और उनमें अनावश्यक भ्रम की स्थिति दूर करने में सहयोग करें। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आगामी वर्ष के रबी सीजन से प्रदेश के सभी फीडरों में समस्त कृषि उपभोक्ताओं को दिन में 2 ब्लॉक में 6 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार करने, पीएम सूर्य घर योजना को जन जन तक पहुंचाने, विद्युत शीजत रोकने आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ कराने, प्रदेश की बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की मंशा के साथ काम कर रही है। इसके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू करने, कुसुम और आरडीएसएस योजना को गति देने जैसे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में डिस्कॉम्स प्रबंधन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। बोर्ड संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी तथा अन्य केंद्रों पर वीडियोग्राफी से निगरानी रखेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में अधिकतम 3 महीने पुरानी फोटो लगानी होगी। परीक्षा के समय फोटो का मिलान भी किया जाएगा। बोर्ड को बुधवार शाम तक 29,308 आवेदन मिले हैं। इनमें 1035 आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लेवल में परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। बोर्ड के सचिव श्री कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी 27 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। परीक्षा में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। बोर्ड विशेष उड़न दस्ते भी गठित करेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन में अपनी अद्यतन फोटो ही लगाए। यह फोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के समय केंद्र पर आवेदन में लगी फोटो और अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान किया जाएगा। इसमें किसी तरह का अंतर पाए जाने पर बोर्ड इसकी जांच करेगा। कोई फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बोर्ड सचिव ने बताया कि बुधवार शाम तक लेवल 1 में 15,570 और लेवल 2 में 13,738 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें 1035 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों लेवल की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन सोच समझकर एवं वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर ही भरे। जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में लग रहा सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला इन दिनों खूब प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। सरस मेला ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान से राजीविका द्वारा लगवाया गया है। यह मेला राजीविका दीदियों द्वारा निर्मित शिल्पकला, एम्ब्रॉयडरी, जैविक उत्पाद, घर का साज सामान एवं खाने पीने से संबंधित उत्पादों को एक स्थान पर खरीदारी करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे मेलों का उद्देश्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करना है, बल्कि ग्रामीण शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के उत्पादों को एक मंच पर लाकर उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसित करने का अवसर प्रदान करना है। यह मेला ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम कदम है, जो केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल की थीम पर लगाया गया है। सरस मेले में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना, आसाम आदि राज्यों की महिलाओं ने अपने उत्पादों की स्टॉल लगा रखी है। मेले में देश की लखपति दीदी अपने हाथों से निर्मित सजावटी आइटम बेच रही है। मेले में 250 से अधिक जीआई टैग उत्पादों की करीब 400 स्टॉल लगाई हुई है। लोगों द्वारा मिलेट्स के बने प्रोडक्ट सहित विभिन्न राज्यों के उत्पाद भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। मेले में जनता का काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग हाथों से बनी वस्तुएं, सजावटी सामान, शुद्ध मसाले एवं मोटे अनाज से बनी खाद्य पदार्थों में काफी रुचि दिखा
दिखा रहे हैं। सरस मेलों से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं न केवल अपनी आजीविका के अवसर पैदा कर रही है, बल्कि नारी सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है। आज के लिए सुजस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।